हेलो गाइज, वेलकम बैक टू बैक माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका आज की एक अगली नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 10 विज्ञान में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न, जो 2022 के एग्जाम की दृष्टि से ये वीडियो बनाई गई है। तो आपको सबसे पहले बता दें, जो आप देख रहे हैं मेरे सामने जो अनसॉल्व है फर्स्ट ट्रैक पेपर का, तो इससे मैंने प्रश्न को समेटा है, जिसमें आप देख सकते हैं काफ़ी बार बार जो प्रश्न पूछे गए हैं इसको मैंने लिया है, और आपको मैं इससे सटीक भी वीडियो और प्रोवाइड कराता रहूँगा और कराता भी हूँ। तो आपने पहले भी वीडियो देखा, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न होते हैं, जो परीक्षा में कई बार रिपीट किए हुए प्रश्न होते हैं, वैसे प्रश्नों को आपके सामने लेकर आते हैं, जो आपको प्रिपरेशन के तौर से काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है। तो आप देखिए, पहला क्वेश्चन है कि एंटीमनी है, तो ध्यान दीजिए। तो जो आपको मेटल्स और नॉन मेटल्स वाला चैप्टर है, धातु और अधातु, वो केमिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो इसको आप लोग कई बार प्रिपरेशन कीजिए। तो उससे पहले आपको बता दें, जो एंटीमनी है वह न धातु है न अधातु है। तो ध्यान दीजिए, जो अधातु और धातु के दोनों गुण रखते हैं उनको उपधातु बोलते हैं, और जो एंटीमनी है वह क्या है, आपका उपधातु है, वो आपका उपधातु है। अगला देखिएगा, धावन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। धावन सोडा जो धावन सोडा का रासायनिक सूत्र सोडियम कार्बोनेट इंटू डेका हाइड्रेट, Na2CO3 इंटू 10H2O। सोडियम कार्बोनेट इंटू डेका हाइड्रेट इसको बोलते हैं, सोडियम कार्बोनेट इंटू डेका हाइड्रेट। और ध्यान दीजिएगा, जो NaCl है सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड, और NaHCO3 जो खाने वाला सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, और इसको नवसादर बोलते हैं, NH4Cl को सोडियम क्लोराइड, NH4Cl को नवसादर बोला जाता है, ठीक ना। तो ये भी प्रश्न ऐसे पूछता है, कई बार प्रश्न रिपीट हुए हैं, तो इसलिए मैंने इस प्रश्नों को लिया है। धावन सोडा का रासायनिक सूत्र कई बार आपके पेपर में पूछा है, सोडियम बाइकार्बोनेट इंटू डेका हाइड्रेट, और एंटीमनी जो है आपका उपधातु है। आगे देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, फिजिक्स वाला पोर्शन से उठाया हुआ प्रश्न है कि ओम के नियम के अनुसार IVR, VIR या IVR में संबंध क्या होता है। तो ओम का नियम आप लोग पढ़े होंगे, किसी भी चालक की भौतिक अवस्थाएं अपरिवर्तित रखा जाए तो उसमें बहने वाली विद्युत धारा उसके विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है, विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है, और इसी सूत्र से मिलता है V बराबर I इंटू के आर, V बराबर I इंटू के आर, जहाँ पे V है वो विभवांतर बराबर धारा गुणे प्रतिरोध के। तो यह क्रम देखेंगे कौन क्रम सही है। तो ध्यान दीजिएगा, I इजिकल टू V² इंटू आर, ये तो नहीं सही होगा। ध्यान दीजिए, I बराबर सभी में मान निकालना है, तो यहाँ पे देखिए I बराबर क्या होगा, I को इधर रखा जाए, और इधर V है, और इधर जो है R गुणा कर रहा है, और जब इधर लाइएगा तो R ऐसे हो जाएगा। तो I बराबर V अपन R, जो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, I बराबर V अपन आर, जो ओम के नियम V बराबर I इंटू आर से सूत्र मिलता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट सूत्र भी है, और काफ़ी इंपॉर्टेंट इसकी परिभाषा भी पूछता है कि ओम के नियम को परिभाषित कीजिए। तो इस प्रश्न को आप तैयार रखिए, ये क्या होता है और इसका सूत्र क्या होता है, ठीक ना। तो किसी भी चालक की भौतिक अवस्थाएं अपरिवर्तित रखा जाए तो उसमें बहने वाली विद्युत धारा I उसके विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है, अर्थात विद्युत धारा को बढ़ाइएगा तो विभवांतर बढ़ेगा, और विभवांतर को बढ़ाइएगा तो विद्युत धारा बढ़ेगी। जैसे आप लोग ऐसे ओम का नियम का खींचिएगा, तो एक तरफ विद्युत धारा लीजिएगा, एक तरफ विभवांतर लीजिएगा, और यहाँ पे x मान लीजिए और यहाँ पे y एक्सिस मान लीजिए। तो विभवांतर और धारा के बीच ग्राफ खींचिएगा तो वह एक सीधी रेखा को प्राप्त करता है। मेरे कहने का मतलब यही है कि विभवांतर बढ़ाइएगा तो धारा बढ़ेगी, या धारा बढ़ाइएगा तो विभवांतर बढ़ेगा, ठीक है। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि आसमान का रंग नीला क्यों दिखाई देता है। तो आसमान का रंग नीला प्रकाश के परावर्तन के कारण दिखाई देता है, कि प्रकाश के अपवर्तन के कारण दिखाई देता है, कि प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है, कि प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण दिखाई देता है। तो आप पढ़िएगा इसको, आसमान का रंग नीला दिखाई देने का कारण आपका प्रकाश का प्रकीर्णन ही है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिएगा, काफ़ी बार प्रश्न पूछा है, लगभग हर साल किसी न किसी सेट में प्रश्न पूछता है, तो आप ऐसे प्रश्न को जरूर से जरूर तैयार करिए, क्योंकि आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न हो सकते हैं। तो निकट दृष्टि दोष से आप क्या समझते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, जो निकट दृष्टि दोष होता है, मैंने दोष को पढ़ाया था, उसमें आपको बताया था, जो दोष पूछता है वह दोष होता नहीं है। तो निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तुएं दिखाई देती है, ध्यान दीजिएगा, इसको लिखिएगा, निकट दृष्टि दोष में, निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तुएं दिखाई देती है, निकट की वस्तुएं दिखाई देती है, दिखाई
देती है, परंतु दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देती हैं। ध्यान दीजिएगा, निकट दृष्टि दोष से आप क्या समझते हैं? तो निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तुएं दिखाई देती है परंतु दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देती है। इसी तरह अगर पूछ दे कि दूर दृष्टि दोष से आप क्या समझते हैं? तो दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तुएं दिखाई देती है लेकिन निकट की वस्तुएं उसमें नहीं दिखाई देती है। तो जो दोष रहेगा वो दिखाई देगा, बस इतना ही आप ध्यान दीजिए, तो आपको परिभाषा कभी नहीं भूलेगी। जो दोष रहेगा वह वस्तुएं दिखाई देगी, ठीक है। और निकट दृष्टि दोष से आप क्या समझते हैं? तो निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तुएं दिखाई देती है परंतु दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं देती है। और इसके उपचार के लिए इसका निवारण जो होता है, ध्यान दीजिएगा, जो इसका निवारण होता है, निवारण में हम इसके अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। अब ध्यान दीजिए, निकट दृष्टि दोष इसका नाम कैसे पड़ा? तो जो आप लोग ऐसे देखिएगा, ऐसे जो आपका आँख का चित्र बनता है ऐसे, तो यहाँ पे देखिएगा जब कोई भी वस्तु यहाँ पे होती है और इसका प्रतिबिंब यहाँ पर ऐसे जाता है तो निकट दृष्टि दोष रेटिना यहाँ पे बननी चाहिए इसका प्रतिबिंब, लेकिन यहाँ पे नहीं बनकर यहाँ पे बनता है, इसी कारण इसका नाम निकट दृष्टि दोष पड़ा है। और इसके निवारण में आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे हम उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं और उत्तल लेंस लगाने पर इसका प्रतिबिंब यहाँ पे बनता है, यही इसका दोष होता है। और निकट दृष्टि दोष से यही हम समझते हैं, ठीक ना। अगला देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी है कि वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं? तो वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं? तो वर्ण विक्षेपण, ध्यान दीजिएगा, कोई एक प्रिज्म होता है और इस पर श्वेत प्रकाश की किरणें पड़ती है ऐसे, और जब श्वेत प्रकाश की किरणें पड़ती है तो वह अपने अवयवी रंगों में विभक्त हो जाती है। अवयवी रंगों मतलब 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। इसी घटना को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। तो इसको लिखना होगा तो आप ऐसे लिखिएगा, जब प्रकाश की किरण किसी प्रिज्म पर पड़ती है तो प्रिज्म के पड़ने के बाद वह अपने अवयवी रंगों में विभक्त हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। और वर्ण विक्षेपण में ध्यान दीजिए, इस कितने रंगों में विभक्त होती है पूछ देता है, तो रंगों का संख्या होती है वो 7 रंग होते हैं। अब ध्यान दीजिए कौन कौन से रंग होते हैं? तो VIBGYOR होता है, जिसमें अगर देखा जाए तो ऊपर से संख्या R होती है और नीचे की संख्या V होती है। क्रम ऐसे होता है, ऊपर R। जो लाल रंग होता है वो अपने मार्ग से कम विचलित होता है और जो बैगनी रंग होता है वो अपने मार्ग से ज़्यादा विचलित हो जाता है। अगर फुल फॉर्म की संख्या की बात कर लें तो इसका रेड हो जाएगा, लाल, ऑरेंज मतलब नारंगी, येलो मतलब पीला, ग्रीन मतलब हरा, ब्लू मतलब नीला, इंडिको मतलब जामुनी और वायलेट मतलब बैगनी आपका हो जाएगा। इसको बोलते हैं वर्ण विक्षेपण। और वर्ण विक्षेपण में यही पूछता है किस रंग का प्रकाश का, आप देखिएगा, अपवर्तन सबसे ज़्यादा होता है, अपने मार्ग से कौन विचलित हो जाता है? तो वो होता है बैगनी रंग, जो अपने मार्ग से ज़्यादा से ज़्यादा विचलित हो जाता है। और सबसे कम ध्यान दे लिया जाए तो रेड कलर, जो अपने मार्ग से कम विचलित होता है, इसी कारण सिग्नल लाल रंग का बनाया जाता है। और इनकी संख्या, रंगों को बिखरने की संख्या या इंद्रधनुष में रंगों की संख्या क्या होती है? तो 7 होती है। इसको भी आप ध्यान दीजिएगा, काफ़ी बार प्रश्न पूछा है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर से जरूर आप लाइक कर लें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, और अच्छी लगी वीडियो तो दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और ऐसी वीडियो मैं आपको लाता रहूँगा, प्रोवाइड कराता रहूँगा। इंपॉर्टेंट जो परीक्षा की दृष्टि से प्रश्न रहेंगे, सारे ऑल सब्जेक्ट के प्रश्नों को मैं आपको कवर कराता रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। देखते रहिए क्लास सॉल्यूशन भाई अभिषेक सर।